एवरीवन, दिस इज दर्शका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम आपकी लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए आपका ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम भी है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जो भी डिस्कस करेंगे उससे पहले एक बारी हम रिकॉल करते हैं कि आज तक हमने क्या सीखा। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या क्या देखा था इसमें कि जो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम होता है एक्चुअल में वो होता क्या है। ठीक है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है कि हम जो हमारा सिस्टम है उसका काम होता है बेसिकली यूरिन बनाना। आपकी बॉडी से जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, आपकी बॉडी से जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको आपकी बॉडी के बाहर एग्जिट करना, ये आपका क्या है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, इसका फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था, अभी वो कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट था, यूरिया। यूरिया क्या था कि आपके ब्लड में उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो एक मेटाबॉलिक वेस्ट है जिसको आपकी बॉडी के बाहर एग्जिट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कैसे एग्जिट हो रहा था वो आपका, कि जो आपके ब्लड में यूरिया है, ठीक है, आपका ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम क्या कर रहा था कि आपके ब्लड में से यूरिया ले रहा था, थोड़ा सा पानी, और इसको यूरिन बना करके यूरिन के फॉर्म में आपकी बॉडी के बाहर एग्जिट कर रहा था। ठीक है, ये हमने इसमें देखा था कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम ये होता है। इसके बाद हमने ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में क्या देखा कि इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास 2 किडनीज हैं, ठीक है, 2 यूरेटर हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था कि लोकेशन देखी थी कि हमारी जो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है उसमें उसका लोकेशन क्या है। तो हमने किडनीज देखे थे कि हमारे जो किडनी होते हैं वो रिब केस, आपका जो लोअर रिब केस होता है जिसको हम फ्लोटिंग रिब केस बोलते हैं, स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होता, आपके वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होता है, बट आपके फ्रंट पे स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होता है। आपके जो नीचे के जो 2 पेयर रिब होते हैं वो, उसकी बात कर रही हूँ, और वहीं पे आपका किडनी होता है। मतलब आपके फ्लोटिंग रिब केस के अंदर, जो रिब केस में जो फ्लोटिंग रिब है उसके अंदर आपका किडनी लोकेटेड होता है, उसकी लोकेशन वहाँ पे होती है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको पता है, आपको किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको करवाया हुआ है कि आपकी किडनी के ऊपर 3 लेयर लगी होती है। ठीक है, वैसे तो रिब केस, अच्छा क्यों लगी होती है 3 लेयर, सुनो। वैसे तो रिब केस जो होता है आपका, वो आपके जो भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन हमारी किडनी को और ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब और ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो फिर किडनी को क्या चाहिए, 3 और लेयर चाहिए। वो कौन कौन सी थी, एक तो रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल के ऊपर एडिपोज टिश्यू लगे हुए थे, एडिपोज टिश्यू की एक अच्छी खासी लेयर थी, उसके ऊपर जो है रीनल फाजिया लगी थी। तो ये 3 लेयर थे जो कि किडनी को और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे थे। ठीक, इसके बाद हमने क्या देखा था कि किडनी के अंदर जब हम गए तो आप हमको 2 पार्ट मिला, एक मिला कॉर्टेक्स, एक मिला मेडुला। ठीक है, आप एंड तक पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको आई होप आपके कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, तो हम आज का टॉपिक ये करने वाले हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो बच्चे मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं, मैं एक बारी आपको ये बोलूँगी कि आप लेक्चर को एंड तक देखिए, आई एम श्योर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं क्लियर होते हैं तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो अपने सारे डाउट्स, मैं वहाँ पे आपको क्लियर कर दूँगी। मैं वैसे कनेक्ट करा रही हूँ आपको पिछले लेक्चर से कि ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, जो मैं आपको आज लेक्चर कराऊँ वो आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक, तो देखो हमने आपको ना पिछले लेक्चर में ये बताया था कि जो नेफ्रॉन होता है वो क्या करता है कि वो फिल्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है, वो जो नेफ्रॉन्स, जो किडनी के अंदर जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, जिसे हम नेफ्रॉन बोल रहे हैं, जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है। क्या फिल्टर करता है, ब्लड में से यूरिया, ठीक है, कुछ वाटर, कुछ आयंस, ऐसी चीज़ों को उसमें से फिल्टर आउट करता है। ठीक, तो अभी आज हम क्या कर रहे हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन फॉर्मेशन आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको करवाऊंगी। 3 स्टेप्स में पहले स्टेप्स लिख लेते हैं, आज स्टेप के नाम लिख लेते हैं, क्या क्या स्टेप है। पहला है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस
फिल्ट्रेशन, सेकेंड है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड है आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक। दिस इज द 3 स्टेप। आपके ये 3 स्टेप हैं यूरिन फॉर्मेशन में जो कि हेल्प करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। हमें ना एक बार नेफ्रॉन बनाना पड़ेगा, तो नेफ्रॉन हम बना लेते हैं, ज़रूरी है बनाना। आपको पता है ये आपका बोमेन कैप्सूल हो गया, आप बहुत अच्छे से आपको पता है, अब मुझे पता है ये हाईली फोल्डेड ट्यूब, ठीक, इस तरीके से लूप ऑफ हैनले, एंड दिस इज द डिजिटल प्रॉक्सिमल ट्यूब। और ये आपकी क्या आ रही थी, एट्रियल आर्टरी, जो कि यहाँ पे आकर के कैपिलरीज में ब्रेक डाउन हो रही थी, बहुत सारी कैपिलरीज में, और ग्लोमुलस का फॉर्मेशन कर रही थी। आगे जाकर के ये इफरेंट आर्टरी में कन्वर्ट हो रही थी, ठीक। इफरेंट आर्टरी जो थी फर्दर ब्रेक डाउन हो रही थी किसमें, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में क्यों हो रही थी, क्योंकि इनको और ज़्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई करना था। आपको पता है कि इस वाली जो ये आर्टरी है इसका क्या 2 फंक्शन थे, 2 फंक्शन थे ना आपके वो रीनल आर्टरी के, कि एक तो यहाँ से फिल्ट्रेशन करना है, ठीक है, यूरिया वगैरह निकालना है, आयंस निकालने हैं, कुछ वाटर निकालना है। दूसरा क्या करना था कि इस पूरे नेफ्रॉन को क्या करना था, ऑक्सीजन सप्लाई करना था। तो अभी यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन हुआ था, दूसरे फंक्शन को करने के लिए इसको इधर और ब्रांचेस में ब्रेक होना पड़ा, मतलब कि O2 सप्लाई करने के लिए, ठीक। तो ये अभी आपको इतना दूंगी, मैं नेमिंग कर दे रही हूँ एक बार। ये क्या है, जो कप शेप में है, बोमेन्स कैप्सूल। दिस इज द PCT, मतलब कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, एंड दिस इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये आपका क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है। ये जो आपके दिख रहे हैं, इतनी सी बात हुई थी, हमने अपने पिछले लेक्चर में ये चीजें की हुई थी। अब ध्यान से सुनो, यूरिन के फॉर्मेशन में मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे 3 तरीके का स्टेप हो रहा है। पहला क्या, ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन। अब ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन जब होगा तो यहाँ पे यूरिया, आपका ये यूरिया निकल के आएगा इधर, ठीक है, आपका वाटर भी निकल के आएगा, कुछ आपके गंदे गंदे आयंस हैं वो भी निकल के आते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें जो यहाँ पे छन के आती है, ठीक है, जो छन के आती है ना फिल्टर होकर के, मतलब जो ग्लोमेरुलस वाली जो ये है, ठीक है, यहाँ से जो चीज़ें फिल्टर आउट होकर के इस ट्यूब में आ रही है, ठीक है, इस ट्यूब में आ रही है, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसके बाद हम अपना सेकेंड स्टेप करते हैं, कौन सा बेटा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन से क्या मतलब है, देखो एक तो ना ये ट्यूब है, ठीक है, ट्यूबुलर का मतलब ट्यूब, ट्यूब में रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, ट्यूब से रीएब्जॉर्ब होना। देखो क्या होता है, जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है ना तो यहाँ पे बहुत गंदी गंदी चीज़ें, जैसे कि आपकी यूरिया हो गई, ठीक है, आपके गंदे गंदे आयंस हो गए, एक्स्ट्रा वाटर निकल आया, ठीक है, ये फिल्टर होके आ गया। अब यहाँ तक जब आया ना तो इसको ये पता चला कि इसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी फिल्टर आउट हो गई, कुछ अच्छी चीज़ें थी जो यहाँ से सिक्रीट हो गई, ठीक है, जो एक्सचेंज हो गई इस कैपिलरी के थ्रू, जैसे कि ग्लूकोज। अगर हम बात करें ग्लूकोज की, ठीक, तो ग्लूकोज भी आ गया, ठीक है। इसके बाद कुछ हो सकता है वाटर ज़्यादा अमाउंट में आ गया हो, इतना वाटर नहीं निकलना चाहिए था यहाँ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में, फर्स्ट स्टेप में इतना वाटर नहीं निकलना चाहिए था जितना आ गया है। तो अब क्या करोगे, तो अब ना ये होता है यहाँ पे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे इसके जो सेल्स लगे होते हैं ना, सेल्स, आपको पता है यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, तो जो ये नेफ्रॉन में जो लगे हुए सेल्स है ना, इस तरीके से
ये जो छोटे छोटे सेल्स लगे हुए हैं ऐसे, इन सेल्स को पता चलता है कि कुछ अच्छी चीज़ें आ गई हैं, अब इसको हमें वापस से ब्लड में भेजना है। ब्लड से कुछ अच्छी चीज़ें आ गई हैं जिसको हमें वापस से ब्लड में भेजना है। तो ये क्या करता है कि ये ग्लूकोज, ये जो कैपिलरीज लगी हुई है ना, इन कैपिलरीज में ये एक्सचेंज होता है, आपको पता है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, आ गई चीज़ें, अच्छी वाली भी आ गई, बेकार वाली भी आ गई। अब यहाँ से जो एक्सचेंज हो रहा है, ये अच्छी चीज़ें ये वापस से इसी ब्लड में चली जाती हैं इन सेल्स के थ्रू, जो नेफ्रॉन में लगी हुई सेल्स है ना, उन सेल्स के थ्रू। तो ये यहाँ से ग्लूकोज वापस से चला गया ब्लड में। देखो, रीएब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में ना एक बात आप क्लियर कर लो पहले। जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा था ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था ये इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज लगी हुई थी इस तरीके से, हम बना लेते हैं यहीं पे छोटी सी ब्लड कैपिलरी। दिस इज योर ब्लड कैपिलरी, आप मान लो है, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं। तो यहाँ पे ये जो एब्सॉर्ब हो रहा था ना, मतलब जो भी, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज बना पहले, अगर यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, आपका ये ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, या फिर आपके ये फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें आपने जो भी चीज़ें आपने फूड के साथ इंटेक किया हुआ, जो भी न्यूट्रिएंट है, वो सारा न्यूट्रिएंट जब फर्स्ट टाइम ब्लड में जा रहा है, फर्स्ट टाइम जब ब्लड में जा रहा है, दिस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये अच्छी अच्छी चीज़ें जो थी ब्लड में, ये यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू इधर आ गई, निकल आई। तो इनको बाहर नहीं भेजना ना भाई, ग्लूकोज तो हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एनर्जी चाहिए, उसके बिना तो हमारी सेल्स वर्क ही नहीं करेंगी बिल्कुल भी। तो ग्लूकोज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई हुई है ना, इसको वापस से यहाँ से निकाल के ब्लड में भेजना, ये होता है रीएब्जॉर्प्शन। और क्योंकि ये ट्यूब के थ्रू हो रहा है, ट्यूब में हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। आई होप आप क्लियर हो गए। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या है बेटा, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है, देखो ध्यान से सुनो। पहली बात तो ट्यूबुलर है का मतलब ट्यूब में हो रहा है, सिक्रेशन मतलब सिक्रीट करना है, ट्यूब में सिक्रीट करना है, ठीक। देखो यहाँ तक आते आते ना इसको पता चला, ठीक है, ट्यूब को, कि कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे ब्लड में रह गई है, वो वहाँ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन आयन। क्योंकि क्या होता है, हाइड्रोजन आयन इज वेरी बैड फॉर योर बॉडी। हुआ है बिकॉज अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में बढ़ती जा रही ना, तो आपका जो ब्लड का पीएच होगा ना, वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, हमारी बॉडी में उसका पीएच, किसी भी चीज़ का पीएच होगा, उसको बैलेंस करके रखना है। तो अगर यहाँ पे अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा हो गई तो प्रॉब्लम होगा। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, ब्लड में वापस से इस ट्यूब में सिक्रीट होता है क्या, आपका हाइड्रोजन आयन, जो कि और भी चीज़ें जो रह जाती हैं, जो यहाँ ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्ट्रेट होकर के नहीं आ पाती हैं। यहाँ पे जो नहीं आ पाती हैं बेटा, वो यहाँ पे आती हैं, ठीक है। यहाँ की जो सेल्स होती हैं ना, ये आपकी मान लो ये आपकी सेल्स हैं, ठीक है, ये इस तरीके से आपकी सेल्स यहाँ पे बनी हुई हैं, ये बिल्कुल हैप्पी सेल्स हैं, सारी सेल्स बहुत हैप्पी हैं, ठीक। तो इनको ऐसा फील होता है, इन्हें लगता है कि कुछ बेकार सी चीज़ें हैं जो इस ब्लड में रह गया है, ठीक है, उसको हमको वापस लेना ब्लड से बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये क्या करती हैं, ये ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो कि आपके हाइड्रोजन आयन रह गए थे, ठीक है, बहुत सारा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन रह गए थे, तो ये हाइड्रोजन आयन वापस से इधर ये ब्लड, ये जो ट्यूब है, ट्यूब की जो सेल्स है नेफ्रॉन की, वो क्या करेंगी, ले लेंगी। तो दिस इज कॉल्ड द ट्यूबुलर सिक्रीशन। मेरे साथ आप सम अप करो, ठीक है, पूरा जो भी आज देखा। हमने क्या देखा कि हमने क्या पढ़ा, यूरिन का फॉर्मेशन। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो मैंने आपको क्या बताया कि यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो 3 स्टेप में होता है। 3 स्टेप में कौन कौन सा, फर्स्ट स्टेप आपका क्या था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड क्या था आपका, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड क्या था आपका, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या सीखा कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है उसमें जो ब्लड से जो बेकार चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे कि यूरिया हो गया, आपका वाटर हो गया, या फिर कुछ आयंस हो गए जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है, वो सारे आयंस वगैरह जो हो गए वो ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्ट्रेट होकर के इस बोमेंस कैप्सूल में आ गए। बोमेंस कैप्सूल के साथ साथ इस ट्यूब में आए। ट्यूब में आने के बाद क्या हुआ, इसके बाद यहाँ से जब थोड़ा आगे आए ट्यूब में ना, तो इस ट्यूब के जो सेल्स हैं, यहाँ पे ये जो सेल्स बनी हुई है ना, जो इपिथेलियल टिश्यू है हमारा, सेल्स का ही बना हुआ है। अब इन सेल्स को क्या हुआ कि ऐसा फील हुआ कि इन सेल्स को लगा कि कुछ तो अच्छी चीज़ें भी आ गई हैं,
बेकार तो आई हैं, ठीक है, बट कुछ अच्छी चीज़ें आ गई हैं, उसको यहाँ पे हमें फेंकना नहीं, वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि ग्लूकोज आ गया है, ज़्यादा पानी आ गया है, ठीक है, वाटर बहुत ज़्यादा आ गया है इस फिल्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। तो ये क्या करती हैं, ये सेल्स ये वापस से ब्लड में भेज देती हैं कि जाओ, तुमको वहाँ पे रहने का ज़रूरत है, इधर आने का ज़रूरत नहीं है, तो वो उसको वापस से उधर भेज देती हैं। तो क्या हुआ, ये आपका सेकेंड स्टेप ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि ब्लड में से कोई चीज़ दोबारा से एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब ब्लड जो है वो दोबारा से एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसको हमने क्या बोला, रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूब के थ्रू हो रहा है, जैसे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप आपका क्या था, ट्यूबुलर सिक्रीशन। थोड़ा और आगे जब गए, ठीक है, तो उन सेल्स को क्या हुआ, आपको उन सेल्स को ये पता चला कि कुछ चीज़ें अभी ब्लड में बेकार सी रह गई हैं, जो कि ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। जैसे कि क्या है आपका हाइड्रोजन आयन हो गया, ठीक है, आपका पोटेशियम आयन हो गया। ये सब चीज़ें अगर ब्लड में रहेंगी तो अच्छा नहीं है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे बाहर आना चाहिए। तो ये क्या करेंगी, ये सेल्स ब्लड में से उन चीज़ों को छीन लेंगी, ठीक है, जो बेकार की चीज़ें हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, उसको क्या करेंगे, छीन लेंगी। तो ये ट्यूब के थ्रू हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसके बाद ना ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, इसके आगे अभी और है। अभी यूरिन का फॉर्मेशन हुआ नहीं है, अभी मैंने सिर्फ आपको यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स बताए हैं कि इन 3 स्टेप्स में जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसके आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।